स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास को। तो बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने अपने रिफॉर्म सारे पढ़ लिए थे, चाहे वो एंशियंट इंडिया हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स वाला एरा हो, प्री इंडिपेंडेंट, या फिर वो पोस्ट इंडिपेंडेंट हो, या फिर 1991 वाले हो, सारे रिफॉर्म डन हो गए थे। अच्छा, रिफॉर्म के बाद मैंने बताया था आपके सेकंड फेज जो है इस चैप्टर का वो है जिसमें आपको सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उससे पहले हमने लास्ट क्लास नीति आयोग का डिस्कशन करा था, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके इनिशिएटिव। आई होप आपने स्टिकी नोट लगा लियो। सेकंड हमने सेक्टर्स पे डिस्कशन करा था, जिसमें से मैंने टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करा था। प्राइमरी, सेकेंडरी आज हमें करना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सीधा बेटा फटाफट से इधर आएंगे और प्राइमरी सेक्टर वाला पैराग्राफ निकाल लेना। मैंने बताया था बेटा प्राइमरी सेक्टर किस पे फोकस होता है, मेजर एग्रीकल्चर पे, राइट, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन पे। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होंगे, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए उसने लिए हैं, वो सब एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। फटाफट देखना भाई, कह रहे जल्दी जल्दी रीड करेंगे, फटाफट जस्ट जस्ट रीड करना है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क करूंगा, देख लेंगे। कह रहा है एग्रीकल्चर, बेटा गेट बंद कर दे, वो आएगा तो बंद कर दे। Agriculture with its aligned sectors is indisputably the largest source of livelihood in India. Underline करो, largest source of livelihood in India. आज भी बेटा इंडिपेंडेंस के टाइम भी आज भी majority portion approximately 50% population जो है वो प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। टिल द एंड ऑफ 1960s इंडिया वाज अ फूड डेफिशिएंट नेशन। तो 1960 तक इंडिया के पास फूड डेफिशिएट था, मतलब डेफिशिएट मतलब जितना हमारे रिक्वायरमेंट उससे कम था, एंड डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। और हम फूड के लिए किस पे डिपेंड थे, इम्पोर्ट्स पे, 1960s तक। फिर आपको याद है 66 में, मिड 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन बताया था मैंने, आया था, तब हमारी फूड की सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई थी बाद में जाके। इंडिया हैज इमर्ज्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, अंडरलाइन कर लो, pulses, jute, spices. India has the largest area planted under wheat, rice, and cotton. It is the second largest producer of fruits, vegetable, tea, farm fish, cotton, sugarcane, wheat, rice, cotton, sugar. इन सबका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई इंडिया। इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इन दी वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट विद रिटेल कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द सेल्स। तो हमारी जो इंडियन फूड ग्रोसरी मार्केट है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। अब ये जो रैंकिंग है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। इंडिया हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल हर्ड। द इंडियन लाइवस्टॉक सेक्टर अटेन्ड अ record growth of 6.6% with a decade, emerging as a major producer of milk, egg, and meat in the world. India grows largely variety of cash crops with cotton, jute, and sugarcane and are prominent. Although the share of agriculture has been declined in overall GDP of India, it continues to grow in absolute terms. तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी यहाँ अंडरलाइन कर दिया कि हम मिल्क प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट है, ग्रोसरी में 6th इन द वर्ल्ड है, तो वो इंपॉर्टेंट रैंक्स है, उसको याद रखना। अब बेटा ये देख, तेरा क्वेश्चन आ गया अभी जो तू पूछ रहा था। बेटा आपके स्कैनर में अभी इसने मुझे क्वेश्चन दिखाया, स्कैनर में क्या क्वेश्चन था, 47% इंडियाज पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, हाँ जी, 47% इंडिया की पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, ये अभी का करंट डेटा है, अभी का करंट। और स्कैनर में भाई ने अभी अभी क्वेश्चन दिखाया कितना परसेंट था, 47% डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। मैंने बोला था अराउंड 50% है, तो 47 एग्जैक्ट फिगर। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट फिगर जीडीपी में, जीवीए बाय द एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर इज इतना। तो 18% जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में टर्शरी का है, 50-60% के अराउंड है। 18% किसका है, प्राइमरी, और जो बैलेंस बच गया वो किसका, सेकेंडरी। तो याद रखना ये 47 पे क्वेश्चन है भाई स्कैनर पे। बस अब सीधा इस पे आ जाओ, इस वाले पैराग्राफ पे आना। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एग्रीकल्चर रिमेन्ड रोबस्ट, रिकॉर्डिंग अ ग्रोथ ऑफ 3.5% in 2022-23. डेटा याद नहीं रखना, इतना नहीं रख पाओगे। ड्रिवन बाय buoyant रबी sowing and aligned activities, the performance of agriculture and life sector has been buoyant over the past several years, which
इज ऑन अकाउंट ऑफ मेजर टर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट। सुनो अंडरलाइन करना, मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर है जो हमारी सरकार ने लिए हैं? ठीक है, अब कुछ मेजर बताए। सबसे पहले क्रॉप और लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी पे काम करा, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, चाहे वो क्रॉप की हो चाहे वो लाइफ स्टॉक की। दूसरा बेटा, हमने जो है प्राइस सपोर्ट दिया, विच इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। पता है आपको? अभी तक कांड भी हो एमएसपी के चक्कर में। एमएसपी होता है फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस अश्योरेंस मिलता है कि आपका जो ये सामान है इतने में तो हम खरीद ही लेंगे। ठीक है, तो सरकार की एक और पॉलिसी है एमएसपी, उससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है। ऑफ ऑल 23, बेटा याद रखना कितनी क्रॉप्स में दे रखी है? 1.5 टाइम्स ऑफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने कितनी क्रॉप पे दे रखी है? 23 क्रॉप पे एमएसपी फिक्स्ड है। ठीक है, और वो कितना होगा सर? एवरेज कॉस्ट का 1.5 टाइम्स होगा। मतलब अगर मान लो फार्मर को बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उसे 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे एज एमएसपी। ये एक और पॉलिसी है, 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो पहला प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने पे काम करा, एमएसपी पे काम करा। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा? प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है यार, एक बात बताओ, अगर आप कोई ना एक सिंगल क्रॉप पे ही निर्भर हो तो वो गलत सीन हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंगल क्रॉप से किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा? मल्टीपल क्रॉप्स। आपको वैरायटी उगानी, जैसे अगर आप सिर्फ राइस ही उगा रहे हो तो उसका तो एक सीजन होता है ना, तो आप तो उस सीजन में ही काम करोगे, बाकी टाइम तो आपका लैंड फ्री रहेगा। तो आप क्या करो, आप मल्टी क्रॉप लगाओ। समर्स में कुछ पर्टिकुलर क्रॉप जो समर वाली है, जब विंटर जाएगी तो विंटर वाली क्रॉप, जब बारिश वाला सीजन आएगा वो वाली क्रॉप। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा क्रॉप को, जिससे प्रोडक्शन क्या हो ज्यादा से ज्यादा। ये एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। इंप्रूव मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फार्मर को आप मुझे बात बताओ, अपनी प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए क्या उसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ही चाहिए, पहली बात। दूसरा, फार्मर को कई बार छोटे फार्मर होते हैं, उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए क्या लोन नहीं चाहिए होता। तो ये क्या है? ये फार्मिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि फार्मर्स को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जैसे उसको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी मिले, लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिले। तो ये सब होता है फार्मर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे क्या करना है? इंप्रूव करना है। और लास्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वही रिपीट कर दिया, इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बेटर करना है उसको। तो ये 5 पॉइंट किसके हैं बेटा? ये 5 पॉइंट है मेजर जो किसने लिए? गवर्नमेंट ने। पहला, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया। दूसरा, फार्मर्स को क्या दिया? एमएसपी। कितनी क्रॉप पे? 23 क्रॉप पे। कितना टाइम्स? 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। थर्ड, क्रॉप को सिंगल रखना है, डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड ताकि आप रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओ। फोर्थ और फिफ्थ कंबाइंड है कि आपको जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे बेटर रखना है, इन्वेस्ट करना है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, बैंकिंग अच्छा हो, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले फार्मर। ये सब इन्होंने टैकल करा बेसिकली। अच्छा, ये वाले पैरा पे आओ, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस ये लास्ट ही है। आ जाओ इधर आ जाओ। अब बेटा यहाँ पे देखना, जैसे आपको याद है टर्शरी सेक्टर में लास्ट क्लास मैंने कुछ इनिशिएटिव्स बताए थे गवर्नमेंट के, याद है? कुछ इनिशिएटिव्स बताए थे कि सरकार ने टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्या क्या करा। ये रहे, सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए ताकि टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हो पाए, हेल्थ वेल्थ सब कुछ बताया था। बेटा ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फर्दर स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पे वो स्टेप्स है बेटा, यहाँ पे होती है फ्यू सच रिसेंट मेजर्स, ब्रैकेट में लिखना, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट।
आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, रिजिड थ्योरी, बस आराम से सुनते रहना क्या क्या स्टेप्स है। आपको पेपर में बोल देगा इनमें से कौन सा स्टेप प्राइमरी के लिए नहीं लिया था, तो आपको प्राइमरी के इनिशिएटिव याद रखने हैं, सेकेंडरी के याद रखने हैं, टर्शरी के याद रखने हैं। देखो सिर्फ अंडरलाइन करना है क्या क्या। सबसे पहले बेटा एक पॉलिसी आई थी पीएम किसान। क्या पॉलिसी आई थी? पीएम किसान। ठीक है, इस पॉलिसी में फार्मर्स की ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस करा था। ठीक है, और ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचे। तो पहला एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी है विच इज कॉल्ड पीएम किसान, नाम याद रखना। सेकंड क्या है? फिक्सिंग एमएसपी, वो बता दिया 1.5 टाइम्स, 1.5 बता दिया था। थर्ड बेटा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एट कंसेशनल रेट। मैंने आपको बताया फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जैसे आपका जमींदार, मनी लेंडर, उनसे लोगे तो बेटा आपको रेट क्या पड़ेगा? बहुत ज्यादा हाई। तो सरकार ने क्या बनाए? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। और इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों ने, पहले वाले बच्चों को याद होना चाहिए, कौन है? नबार्ड। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन बनाया बेटा? नबार्ड। अब तो यार बहुत सारे आ गए हैं, आपको पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज बनती है अब, लेकिन जो मेन था सबसे पहला जो बना था वो कौन था? नबार्ड। बेटा नबार्ड बनाया ही इसलिए गया था कि फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन मिल पाए। ठीक है, तो पहला पीएम किसान योजना लाए, दूसरा एमएसपी फिक्स करा 1.5 टाइम्स 23 क्रॉप्स पे बता दिया था, तीसरा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाए जो लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या एस्टैब्लिश करा? नबार्ड। फिर नेक्स्ट लॉन्च करा नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। एक नेशनल मिशन लॉन्च करा एडिबल ऑयल्स के लिए। नेक्स्ट PMFBY, ये क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बेटा आपको पता है बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो पेस्ट अटैक से, वेदर अनसर्टेनिटी से खराब हो जाती है, तो प्रधानमंत्री ने हमारे क्रॉप्स के लिए भी इंश्योरेंस वाला सेगमेंट लाया कि फार्मर अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो अगर मान लो कोई भी क्रॉप का डैमेज हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगा? उसे क्लेम मिल जाएगा। तो उसे बोलते हैं पीएम प्रधानमंत्री फसल किसान योजना। यार गेट बंद कर दे भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यार पता नहीं, ऐसे डेट तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बताना, ऑनलाइन आपको चेक करना पड़ेगा कितनी सारी पॉलिसी है, कब कब आती है। एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन अगर आपको डेट याद रखनी है। इसमें अंडरलाइन कर लेना इंश्योरेंस स्कीम थी भाई, ये क्या थी? ये इंश्योरेंस स्कीम थी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस या क्रॉप डैमेज। तो इंश्योरेंस और क्रॉप है बेसिकली। कितने पॉइंट हो गए? 5। पीएम किसान, एमएसपी वाला पॉइंट, नबार्ड स्टैब्लिश हुआ, एडिबल ऑयल नेशनल मिशन, और फिफ्थ क्या हो गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें आप क्रॉप डैमेज क्रॉप लॉस का इंश्योरेंस कर रहे हो। ठीक है, फिर आया बेटा MIDH। अब ये क्या होता है बेटा? ये जो प्लान था ना, अगर आप इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे, ये प्लान फोकस पता है किस पे करता था? हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर समझते हो? हॉर्टिकल्चर होता है वेजिटेबल एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सब उगाना। सही, तो एग्रीकल्चर होता है क्रॉप उगाना, हॉर्टिकल्चर होता है वेजिटेबल फ्रूट एंड फ्लावर्स उगाना। अब जैसे जो लेमन होता है वो वेजिटेबल उगाने को भी क्रॉप बोल देता है कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप का होता है राइस, व्हीट, बाजरा, मेज, समझ हो गया? पल्सेस। जो हॉर्टिकल्चर होता है उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्लावर्स ये सब उगाते हैं। तो ये जो था, हाँ जी, MIDH की फुल फॉर्म बेटा क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर दी होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। वही वेजिटेबल उगाना, तो आप लिख लो यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इसको हॉर्टिकल्चर सेक्टर बोलते हैं। बेटा मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है। एक तो भाई ने मुझे ये क्वेश्चन दिखा दिया था 47 वाला, ये अभी अभी आपके स्कैनर में दिखाए, और दूसरे जो मैंने क्वेश्चन देखे थे वो कैसे थे कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने नहीं लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी में नहीं लिया, अब सेकेंडरी में आएगा और वहां पे पीएम किसान लिख देगा,
तो पीएम किसान तो इनिशिएटिव ऑफ प्राइमरी था ना, तो वो सेकेंडरी नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और हो सकता है बेटा टेंशन की बात ये कि शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है। अब अगर फुल फॉर्म दिए तब तो आप देखते ही पढ़ के ही समझ जाओगे अपने आप, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में पंगे हो जाएंगे, तो प्लीज फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड्स। आपको पता है बेटा एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से आपकी जो सॉइल है वो अनफर्टिलाइज हो जाती है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, तो आपको सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखना है। ये आया। अब एक और आया PKVY, क्या ये? परंपरागत कृषि विकास योजना। सपोर्टिंग, क्या काम था इसका? सपोर्टिंग प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वर्ड अंडरलाइन करना। हर योजना में एक सेपरेट फैक्टर है। ये योजना किसको फोकस कर रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस है। पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इसमें निग्लेक्ट होता है, ठीक है। तो PKVY परंपरागत मतलब समझते हो, वर्ड समझते हो? ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल वे होता है ना उसे हिंदी में बोलते हैं, जो परंपराएं चलती आ रही है, राइट। तो ट्रेडिशनल वे में पहले कैसे फार्मिंग होती थी? वहां पे पेस्टिसाइड होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर होते थे, खाद से आप प्रोडक्शन करते थे, है ना, काउ डंग वगैरह से, तो वो वाला मैटर है। नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फंड है, मीडियम लॉन्ग टर्म डेट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आप समझते हो पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? जब आप क्रॉप को उगा के काट देते हो, उसके बाद क्या वो सीधा बिक जाती है? क्या आपको उसे प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज खराब हो जाएगी? क्या स्टोर कर लिया, क्या आपको मंडी तक कंधे पे लग के जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए प्रॉपरली। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कह रहा है कई बार फार्मर को लोन मिल तो जाता था, लेकिन वो लोन में तो वो प्रोडक्शन करते थे ना, लेकिन प्रोडक्शन के बाद के भी तो खर्चे हैं ना बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फार्मर्स को क्या चाहिए? लोन, ताकि वो स्टोरेज रूम बना पाए, ताकि अगर कोई मिल्क का बिजनेस कर रहा है तो मिल्क में तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, चिकन और मिल्क में तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, वो एक्सपेंसिव बनता है। ट्रांसपोर्टेशन जब आप लेके जाओगे तो नॉर्मल ट्रक में ले जा लोगे आप? आपको मदर डेयरी के ट्रक्स देखना कभी आप, वो अंदर से इंसुलेटेड होते हैं, उसमें कोल्ड होता है, ठंड ब्लॉक होके रखती है, तो आपको उसमें खर्चा लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी फार्मर्स को लोन चाहिए, तो ये भी फैसिलिटी हमने दी। और फिर था FPOs, ये क्या है? प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर बेटर इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट PDMC स्कीम, प्री ड्रॉप मोर क्रॉप टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल। पता है इसमें क्या करते हैं? सुना है तुमने इसके बारे में कुछ? क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये इसने एक मेथड बता दिया, और मैं आपको बता दूं क्या होता है। स्प्रिंकलर भी होता है, इसमें क्या होता है देखो, अब क्या होता है ना, आपको पता है ट्रेडिशनली पानी कैसे लगाते थे? कभी गाँव में, अबे चल वो तो बहुत ही ज्यादा, ट्यूबवेल होता है और गेड़ काटते हैं, सुना हमने, गाँव में वर्ड होता है गेड़ काटते हैं। हाँ, फावड़ा लेते हैं और एक काइंड ऑफ टनल सी बनाते हैं पतली सी, ताकि वाटर उसी में फ्लो करे। गेड़ काटना बोलते हैं हमारे में, तो आपको पता नहीं क्या बोलते हैं। नाली तो, अबे अबे कूड़े कूड़ी थोड़ी जा रहा है उसमें, नाला क्यों जा रहा है भाई तू? हाँ, तो क्या होता है फिर ट्यूबवेल ऑन करते हैं, उससे पानी जाता है और वो फिर उसी मेड़ में जाता है, मेड़ मेड़ से जट पड़ता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, इसमें ना पानी ना सही तरीके से, अब जैसे मेड़ आप कहाँ काटोगे? कॉर्नर में काट दोगे, चलो बीच में काट दिया, एक एरिया उसके बीच में काट दिया, कोने में काट दिया, लेकिन बीच के भी बीच वाला पार्ट है सेंटर में, वहां तो पानी की सप्लाई ढंग से पहुंची नहीं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उस जगह पे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए बेस्ट तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम। जो स्प्रिंकलर होता है वो इवन तरीके से हर जगह इक्वल पानी भेजता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। दूसरा, कई जगह आपने देखा होगा थोड़ा कम यूज होता है, एक ना कोटिंग होती है, पतली सी प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं पूरे खेत में। उस कोटिंग से पता क्या होता है? उस कोटिंग से ना आपका पानी एटलीस्ट 1/4 लेवल से कम हो जाता है। मतलब अगर आपको एक खेत में 100 लीटर पानी चाहिए ना, तो उस मेथड को यूज करके आप 25 लीटर में वही काम कर सकते हो। वो तरीका क्या होता है, उसमें ना आप क्या करते हो, एक पतली सी प्लास्टिक की शीट पूरे खेत में लगा देते हो ऊपर, फिर 25 लीटर पानी आपने डाल दिया। अब धूप से पानी क्या होगा, और वो इवेपोरेट होके बाहर नहीं उड़ पाएगा, वो क्या होगा, वो वापस से कहाँ आ जाएगा,
उस पन्नी पे स्टोर होता रहेगा, फिर ड्रॉपलेट बार बार गिरती रहेगी वापस जमीन पे, फिर हीट होके वापस इवेपोरेट, ड्रॉपलेट वापस गिरती रहेगी। तो बेसिकली आप कम पानी में सेम प्रोसेस कर पा रहे हो। तो जहां पे पानी कम होता है, इरिगेशन फैसिलिटी में प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए बेसिकली पीडीएमसी स्कीम लेकर आए थे, प्री ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें वाटर एफिशिएंसी पे काम करा था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। माइक्रो इरिगेशन फंड्स, कई बार फार्मर को इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए भी लोन लेना पड़ता है, तो माइक्रो फंड्स भी उनके लिए अवेलेबल कराया था कि किसी फार्मर को अगर इरिगेशन सिस्टम लगवाना है, स्प्रिंकलर सिस्टम 5 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए फंड उसे मिल जाए लोड इंटरेस्ट रेट पे। इनिशिएटिव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब आपको पता है बेटा, अब जो एग्रीकल्चर है उसमें काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, ट्रैक्टर वगैरह मैकेनिकल चीजें यूज हो रही है, तो उसके लिए भी इनिशिएटिव लिया गया, फार्मर्स को ट्रैक्टर मिले। आपने देखा एक तो बड़े ट्रैक्टर होते हैं, अब तो छोटे ट्रैक्टर भी आ गए हैं, है ना। छोटे छोटे ट्रैक्टर, जिसका बड़ा खेत है वो तो बड़ा ट्रैक्टर ले लेगा, छोटे खेत वाला बड़े ट्रैक्टर का क्या करेगा। तो अब चीजें चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली। सेटिंग अप ऑफ ENAM, a pan India electronic trading portal which networks the existing AMC mandates to create a unified national market for agriculture commodities. बेसिकली मैं बताता हूँ ENAM क्या होता है। ये जो वर्ड है इसको याद रखना। आपको पैन का फंक्शन पता है? पैन कार्ड, तुम्हारा पैन कार्ड है, पैन के क्या क्या फंक्शन होता है? सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? पैन, लोन मिलता है बेटा। पैन जो है ना, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका मेन काम जो होता है ना, वो होता है आपकी इनकम असेसमेंट का ध्यान रखना। वन ऑफ द मेन काम, लोन वोन तो मिलता ही है। पैन जो है ना वो सबसे इनिशियली लिंक्ड होता है बैंक अकाउंट से। अब जितने भी आपकी इनकम जनरेट होगी वो आपके बैंक में रिफ्लेक्ट हो रही है, बैंक कनेक्टेड है पैन से, तो आपकी जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो पैन से कनेक्ट होती है। आपको कुछ भी टैक्स से रिलेटेड काम करना है, कुछ भी, जब आप बड़े होकर कमाओगे, ITR फाइल करोगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या जाएगा? पैन। तो बेसिकली पैन क्या कर रहा है? सबकी इनकम को एक जगह स्टोर कर रहा है, डेटा को। ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी डेटा है ना, किसका कितना प्रोडक्शन हुआ, किस भाव पे बिका, कहां से मिला, उन सब के लिए भी एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। और वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ENAM। ये पैन की तरह ये इनकम का रिकॉर्ड लगता है, लेकिन ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने पे बिकेगा, किस प्राइस पे रियलाइज होगा, क्या है क्या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल फॉर इंप्रूवमेंट इन फार्म प्रोड्यूस लॉजिस्टिक्स। क्या आपको पता है किसान रेल फैसिलिटी क्या है बेटा? नॉर्मल रेलवे होती है ना, तो किसानों के लिए भी ये किसान रेल है, उसमें वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेके जाते हैं एट अ वेरी चीप प्राइस। मतलब अगर नॉर्मल अगर कोई गुड्स भेजने हैं, मुझे मान लो अपनी गाड़ी भेजनी है, गाड़ी भी चली जाती है अगर आपको रेलवे से भेजनी है। मेरे अभी जीजू शिफ्ट हुए थे, उन्होंने कार मंगवाई थी अपनी ट्रेन से, तो वो एक पूरा बुग्गी में बांध के सही से लाते हैं। अब वो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है भाई? ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन जब यही फैसिलिटी एग्रीकल्चर फार्मर्स को चाहिए होती है अपने एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, तो क्या आपको लगता है इतना एक्सपेंसिव वो बियर कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक फार्मर हो और आप रेलवे से अपने फूड ग्रेन्स को भिजवा रहे हो, तो हम आपको मस्त करके सब्सिडी देंगे या मस्त करके बहुत चीप प्राइस देंगे। तो इसको क्या बोला? किसान रेल। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तभी आपको चीप प्राइसेस मिलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल प्राइस जो लगता है वो लगेंगे। ये एक इनिशिएटिव है। और क्या है बेटा? क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंड। अब आपको पता है काफी सारे एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपने देखा था शार्क टैंक? शार्क टैंक में एक बंदा आया था जुगाड़ू करके कुछ, कमलेश, हाँ वो वाला कमलेश नहीं, जो तुम जानते हो, तुम जो उसको जानते होंगे, दुन 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 दुन, हाँ, वो वाला कमलेश नहीं बेटा। अबे अबे तू ही तो नहीं था वो। हाँ देख लेना, वो वाला कमलेश नहीं बेटा जो ये कमलेश बोले तो क्या, एक बंदा आया था उसमें, वो बहुत बढ़िया बंदा था। उसने ना कुछ छोटे फार्मर्स के लिए स्टार्टअप था उसका, जो वो कुछ बना रहा था ट्रैक्टर से रिलेटेड, और पता है बहुत सारी चीजें बना रहा था, तो उन्होंने दिखाया, फिर उसे फंडिंग मिली। तो आजकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी गवर्नमेंट काफी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। तो ये सारे क्या है? ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है वो, आप गिनती के देखो, ये होंगे 16 17 15 17 होंगे, 16 है। तो 16 पॉइंट्स है, आप इन्हें नोट करना। और बस पॉइंट को देखो, इनके बारे में कोई डेट तो नहीं लिखी, कोई ज्यादा पंगे लिखे नहीं है, आपको बस याद रखना है शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, बस। ठीक है? डेट वेट के चंगों में पढ़ोगे तो याद हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल ना दे रखी है आपको, क्योंकि उन्हें पता है वो डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो बस आप ये याद रखना, प्राइमरी सेक्टर के इनिशिएटिव। ठीक है? अब आते हैं कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें रीड करते हैं। प्राइमरी खत्म हो गया बेटा बस।
एक मिनट देना बस। यार देखो मैं ना, मुझे पता है ऑलरेडी कि ये थोड़ा सा है। अब आपने सारे चैप्टर जब ऐसे करो ना, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, एडीएस, डिमांड सप्लाई, उसके बाद जब ऐसे चैप्टर पढ़ने को आएगा तो पंगे है। और जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता है पूरी बीसी के ही ऐसी थी, अगर आपको याद हो तो पूरी बुक ही ऐसी थी। तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस में मत आओ, आप आराम से बस जितने हाईलाइट है उसे रीड करो। याद करने वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा नहीं सकते जो आप बाकी चैप्टर में लगाते हो, क्योंकि वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। बस आपको गो थ्रू करना है, 3-4 टाइम्स रीड करना है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको क्लिक हो जाए कि कैसे पॉइंट थे, कौन सा पॉइंट नहीं थे। ये क्या लेट हो गया क्या? आजा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? डिस्पाइट फिनोमिनल इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ बोथ फूड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप। बेटा फूड क्रॉप्स होती है क्या? व्हीट, राइस, जैसे आप खाते हो। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? कॉटन, जूट, इंडिको, जिनका बिजनेस है, शुगर केन भी, हाँ वो भी कैश क्रॉप हो सकती है। इंडियन एग्रीकल्चर फेस मेनी इश्यूज। बेटा पहले सरकार ने मेजर्स लाए थे, लेकिन मेजर लाने के बाद ग्रोथ हुई, गौरव भाई दोनों जगह पे ग्रोथ हुई, लेकिन फिर भी इंडिया एग्रीकल्चर में कुछ इशू फेस कर रहा था, और अब हमें वो इशू ही बताने हैं। तो यहाँ पे क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस सच एज, अब क्या क्या इशू है देखो। सबसे पहले, इंडियन एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड, मतलब अगर 100 फार्मर है तो 100 में से 90 फार्मर्स कौन से थे? स्मॉल या मीडियम। अब जितने स्मॉल फार्मर है उनके पास लैंड क्या होता है, फैसिलिटीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें बोला कि HYV सीड लगाओ, भाई वो महंगे भी तो आते हैं ना, तो क्या एक स्मॉल फार्मर उसे अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम है। आप बोले प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स यूज करो, क्या उससे सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा? प्रॉब्लम है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या इश्यूज आए इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहला, डोमिनेटेड बाय दिस स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। देखो क्या होता है, अगर आपकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, फ्रेगमेंटेड मतलब होती है बटी हुई, कंसोलिडेटेड मतलब होता है इकट्ठा। तो अगर मान लो मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों ने बड़ा सा एक लैंड होल्ड करा हुआ है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर 10 लोगों ने 10 छोटे छोटे लैंड होल्ड करे हुए हैं, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? जब आप 10 इतने बड़े लैंड को 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो बाउंड्री जब बनाओगे एरिया वेस्ट नहीं होगा। कुछ मेथड है जो आप शो हो सकता है स्मॉल लैंड पे यूज ना कर पाओ। क्या ट्रैक्टर से शोइंग कर पाओगे? इतना बड़ा ट्रैक्टर है भाई, यू टर्न कैसे मारेगा आपके लैंड पे? स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो वो देखने पड़ते हैं। कह रहे अगर स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है तो इससे क्या होती है बेटा? सब्सटेंसिव फार्मिंग रिजल्ट इन वेरी लिटल, बेटा मार्केटेबल सरप्लस पता है क्या होता है? अंडरलाइन करना, मार्केटेबल सरप्लस होता है प्रोडक्शन सोल्ड इन द मार्केट आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब मैंने 100 किलो उगाया, तो 100 किलो इज माई प्रोडक्शन, लेकिन उसमें से 30 किलो मैंने अपनी फैमिली के लिए रख दिया, तो मार्केटेबल सरप्लस कितना बचा? 70। ठीक है। तो अगर आपकी स्मॉल होल्डिंग होगी तो प्रोडक्टिविटी कम आएगी, एफिशिएंसी कम आएगी, तो आपका मार्केटेबल सरप्लस भी क्या बचेगा? लिटिल। क्योंकि स्मॉल से खेत में जब आप उगाओगे तो भाई उगेगा इतना जितना आपकी फैमिली की कंजम्पशन है, तो भाई मार्केट में क्या ही बेचोगे, थोड़ा बहुत बेच पाओगे। एंड कॉन्सिक्वेंट लोअर इनकम लेवल, उससे क्या होगा बेटा? लोअर इनकम लेवल फॉर द एग्रीकल्चर। दीज ऑल्सो रिड्यूस एबिलिटी ऑफ, बेटा इससे रिड्यूस होगी एबिलिटी डोमेस्टिक एज वेल एक्सपोर्ट मार्केट। आपके पास बेचने के लिए बचेगा ही नहीं, तो ना आप डोमेस्टिक में बेच पाओगे ना आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये पहला प्रॉब्लम है जो इंडिया के एग्रीकल्चर में हो रहा था। स्मॉल होल्डिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी कम आ रही थी, एफिशिएंसी कम आ रही थी, मार्केटेबल सरप्लस कम हो रहा था, इनकम लेवल कम हो रहे थे, और आप डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे। आ जाओ, बस थोड़े से बचे, थोड़े से बचे बस। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रीज्वाइन करो जल्दी से। शांत शांत शांत।
अब देखो भाई क्या बोल रहा है, पॉइंट प्रॉब्लम नंबर 2, इशू नंबर 2 कह रहा है इंडिया का एग्रीकल्चर रिसोर्स इंटेंसिव है, सीरियल सेंट्रिक है और रीजनली बायस्ड है। सर क्या मतलब बेटा, क्या दिल्ली में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो? क्यों? क्योंकि वेदर, लैंड, सॉइल की क्वालिटी क्या है, सही नहीं है। सॉइल के नीचे जो रिसोर्स एंड मिनरल है वो सही नहीं है। और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, एमपी, यूपी, इन सब जगह पे बहुत अच्छी खेती होती है। क्यों? रिसोर्स अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में ना डाइवर्सिफाइड है, जो आपके रिसोर्सेज है ना वो बायस्ड है, मतलब कुछ जगह पे है कुछ पे नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे फ्रेश सामान मिलेगा, सस्ता मिलेगा कंपेरेटिवली। और कुछ जगह पे जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर फैसिलिटी है नहीं, ये आईटी हब टाइप है, यहाँ पे बिजनेसेस बनते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है वो थोड़ा लैक कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। देयर इज इंक्रीजिंग स्ट्रेस, सेकेंड प्रॉब्लम एक और है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन वाटर एंड सॉइल फर्टिलिटी। Unscientific and wasteful agriculture practice led to desertification and land degradation। बेटा जब आप एक्सेसिव यूज करोगे, क्रॉप उगाए जा रहे हो, फर्टिलाइजर पे उगाए जा रहे हो, तो वाटर लेवल कम हो जाएंगे, लैंड डिग्रेडेशन होगा, समझ रहे हो? डेजर्टिफिकेशन मतलब था सूखा पड़ सकने का डर रहता है, ये सब प्रॉब्लम होगी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और क्या हो सकता है बेटा? इनएडिक्वेट एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेलियर टू बिल्ड कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन फॉर प्रोड्यूसर्स टू अर्बन सेंटर्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना एग्रीकल्चर का वो पुअर है, जितना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा। तो ये एक इशू है इंडिया के एग्रीकल्चर में। स्लगिश एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन टू हायर वैल्यू कमोडिटीज। अब क्या होता है, देखो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब अगर मान लो एक कमोडिटी की इतनी ज्यादा क्वालिटीज है तो उसमें भी पंगे है ना। एक कमोडिटी है उसकी थोड़ी बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, सही है, समझ आता है, लेकिन जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दोगे तो कंज्यूमर को भी चॉइस मेकिंग में तो प्रॉब्लम आएगी ना। अब चावल है 50 तरीके का, हर चावल कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, कौन सा बेस्ट है पता कैसे लगेगा? तो यहाँ पे अब मार्केट जो है इतनी ब्रॉड हो गई है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया है कमोडिटीज के बीच में, ये भी एक प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट अडॉप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिस्टेंट न्यू फार्म टेक्नोलॉजी। हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट है। हमारे जो मेथड्स है वो थोड़ा इन्वायरमेंटल को हार्म ज्यादा करते हैं, तो हमें और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? पुअर अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब यार एक बात बताओ, वैसे मतलब ऐसा एक्यूरेट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जनरली, मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रहा, बट जनरली कैसे होते हैं, लिटरेट, इलिटरेट। इलिटरेट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स भाई, गांव के बच्चे इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब क्या उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी समझ आएगी? क्या उन्हें इंग्लिश में मैनुअल लिखा होगा समझ आएगा? उन्हें नहीं पता ना भाई, कुछ गड़बड़ हो गई तो यहाँ पे क्योंकि मेजोरिटी जो फार्मर्स है, सारे नहीं बट ज्यादातर फार्मर्स इलिटरेट होते हैं गांव के, तो उनको ना न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। अगर लिटरेट पर्सन हो तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जल्दी से कर पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। लूप साइडेड मार्केटिंग प्रैक्टिस, इनइफेक्टिव क्रेडिट डिलीवरी। इसका मतलब क्या है? बैंकिंग फैसिलिटी सही नहीं है और लोग ना फार्मर का फायदा उठा लेते हैं। कैसे? जैसे उन्हें लोन मिल नहीं रहा बैंक से, तो उन्हें लोन दे दिया प्राइवेट जगह पे। अब इंटरेस्ट रेट कितना रखा? 5% महीना। उससे फार्मर किस में फंस गया? डेट ट्रैप में। इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन गया कि भैया चुका ही नहीं पा रहा, ये एक प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्सिटी विद अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज डिस्टर्बेंस छोड़ दो। हाई फूड प्राइस वॉलेटिलिटी छोड़ दो। हैवी डिपेंडेंस ऑन, ये अंडरलाइन कर लो बेटा, इंडिया बहुत कई जगह पे आज भी हैवी डिपेंडेंस है किस पे? और अगर ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? तो इनके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। इश्यू रिलेटेड टू, ये वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग। आपको पता है ना, आपने बना लिया, आप स्टोरेज रूम नहीं है आपके पास तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो काफी फार्मर्स की प्रोडक्शन वेस्ट हो जाती है ऐसे। इनएबिलिटी टू टैप फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी एज वेल वैल्यू एडेड, तो हम अपने एक्सपोर्ट के फुल पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पा रहे। नेक्स्ट, inability to effectively channelizing huge surpluses in some commodities to alternate
प्रॉफिट छोड़ दो। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इनएडिक्वेट, वही ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वगैरह इनएडिक्वेट है, और बहुत ज्यादा पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन इंडिया में। तो ये सारे इश्यूज है। तो आप देखो प्राइमरी सेक्टर में मेजर करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखो स्टार्टिंग में कुछ डेटा है, एक स्टिकी नोट इसका बनाना, एक स्टिकी नोट डेटा का बनाना। डेटा में क्या क्या आएगा, जितनी भी हमारी रैंकिंग थी ना, ग्रोसरी में 6th है, मिल्क प्रोडक्शन में 1st है, और इंडिया की पॉपुलेशन 47% डिपेंड है अभी प्राइमरी सेक्टर में। पहला स्टिकी नोट इसका लगाना, दूसरा स्टिकी नोट आप लगाओगे गवर्नमेंट के मेजर्स का, और तीसरा स्टिकी नोट्स आप कैसे लगाओगे, और मेजर जो उसने लिया पीएम किसान, एमएसपी, ये सब। और लास्ट एक स्टिकी नोट किसका लगेगा, इशूज का। तो 4 स्टिकी नोट है। वैसे टेक्निकली आप ये वाला ना भी लगाओ तो चलेगा, ये वाला ना भी लगाओ तो चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये मेजर्स में कवर हो गए, नीचे एमएसपी वगैरह कवर हो गया है, तो लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। बट एटलीस्ट एक डेटा का, फिर गवर्नमेंट के मेजर्स का, और फिर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज है उसका। 3 स्टिकी नोट प्राइमरी सेक्टर के चाहिए मुझे, ठीक है? लगा देना ढंग से, जो अंडरलाइन करें बस उतना ही हो जाएगा बेटा काम, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर भी होता है खत्म। अब लास्ट किस पे आते हैं बेटा, सेकेंडरी। सेकेंडरी में देखते हैं, हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं, पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे बस, फटाफट थोड़ा रीड करेंगे, देखते हैं। आ जाओ बेटा सेकेंडरी सेक्टर। अब आपको बताया ना सेकेंडरी सेक्टर जो है वो किस पे डील करता है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री का सेक्टर, या फिर आप इसे बोलो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। जैसे प्राइमरी का काम होता है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना, सेकेंडरी का काम होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब जरा थोड़ा रीडिंग लेते हैं इसकी, क्या क्या बोल रहा है, फिर वही होगा क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या मेजर है, क्या क्या प्रॉब्लम। द इंडियन इंडस्ट्री होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 30%। याद रखना, प्राइमरी सेक्टर में लिखा था 18.8%, सेकेंडरी सेक्टर का कितना बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट उसे 19 लगा लो, चलो 19 लगा लो, 19 और 30 49। टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 51% जीडीपी में। किसमें बेटा, तो 100 रुपए की जीडीपी में से 18 रुपए प्राइमरी से आते हैं, 30 रुपए सेकेंडरी से, और 51 टर्सरी से। तो इंडिया टर्सरी में ज्यादा डिपेंडेंट है। इंप्लॉइंग ओवर 12 करोड़ पीपल, 12 करोड़ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से वो है, और ये वो है जो डेटा रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड भी काफी होंगे। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ब्रॉडली कंप्राइजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, heavy industry, fertilizers, pharmaceuticals, chemical and petrochemicals, oil and natural gas, food processing, mining, defense product, textile, retail, micro, small and medium enterprise, cottage industry and tourism। ये सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। आपको ने टर्शरी की भी लिस्ट दी थी, इसके नीचे जो हमने पढ़ा था, तो ये टर्शरी की भी लिस्ट थी, क्या क्या आता है, होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ज्यादा बात है। The share of informal sector in the economy is more than 60। बेटा इनफॉर्मल सेक्टर समझते हो क्या होता है, डिफरेंस पता है फॉर्मल इनफॉर्मल में? मेन डिफरेंस होता है, फॉर्मल सेक्टर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे एटलीस्ट 10 एम्प्लॉय होते हैं। जैसे अगर आप एडू जंक्शन की बात करें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो लेस देन 10 है। 3 मैम है, एक संजय भैया, 4, ठीक है? जो यहाँ पे फैकल्टीज है उन्हें आप एम्प्लॉय काउंट मत करना, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आते हो, ठीक है? तो 4 लोग हैं, यानी ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल। ये मत, अब ऐसे नहीं है यहाँ पे फॉर्मली वे में काम होता है सारा कुछ, सारी चीजें सही से काम हो रही है, लेकिन सेक्टर इनफॉर्मल है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। और जहां पे 10 या 10 से ज्यादा होते हैं वो क्या होता है, फॉर्मल। प्राइवेट पब्लिक की बात नहीं हो रही, पब्लिक सेक्टर हमेशा फॉर्मल ही होता है। अब प्राइवेट में 2 कैटेगरी, आप बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाओगे वो हमेशा क्या होंगे, फॉर्मल, भाई हजारों एम्प्लॉयज होते हैं। और जो छोटे, जैसे चाय की दुकान हो गई या कोई हो गई, एक छोटू है, एक भैया है जो मैं ओनर है, इनफॉर्मल। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें इनफॉर्मल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आर असेंशियल एलिमेंट फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। द डेवलपमेंट ऑफ अ रिबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ की प्रायोरिटी टू इंडियन गवर्नमेंट। बकवास।
छोड़ दो, इधर आओ सीधा, अंडरलाइन कर लें DPIIT, बेटा फुल फॉर्म आ जाती है। ये बहुत नाम है इसका, आपने शायद सुना नहीं होगा बट इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर, ये डिपार्टमेंट है बेटा, सेपरेट गवर्नमेंट की बॉडी है, जिसका काम ही क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और जितने भी आपके ये ना इंटरनल ट्रेड, कंट्री के अंदर जो ट्रेड हो रहे हैं बाइंग सेलिंग, उसको रेगुलेट करना, उसको प्रमोट करना। अब DPIIT के बारे में क्या बताया, हैज अ रोल इन द, अंडरलाइन करना, फॉर्मुलेशन implementation of industrial policy, strategies for industrial development in conformity that the development needs and national objectives। जैसे प्राइमरी सेक्टर में मेन पर्सन था नबार्ड, क्या है, पूरे एग्रीकल्चर ग्रोथ को डेवलप करता है, ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मेन एपेक्स बॉडी है वो कौन है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, याद रखिएगा नाम। और इसका क्या काम है, इंप्लीमेंट करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है। सेम ये भी उसका भी काम था नबार्ड का, लेकिन वो किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए करती थी, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के लिए करती थी, बस यहाँ पे इंडस्ट्री आ गया। एवर सिंस इंडिपेंडेंस मेनी इनोवेटिव स्कीम, अब आ गई बेटा, अब बताएंगे क्या क्या स्कीम लेकर आए थे। तेरा बेटा साथ भी इसी में होगा, जो तूने क्वेश्चन पूछा ना साथ वाला, वो भी इसी में ही होगा। Many innovative schemes undertaken by the different governments from time to time to boost industrial performance। तो कौन कौन सी इनोवेटिव स्कीम है, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, और कुछ पॉलिसी आपको दी है। सबसे पहला बेटा कौन सी पॉलिसी, कब आया था, जुलाई 2017 में, ये तो इनिशियल वाला है, ये तो पूछ सकते हो। 1 जुलाई 2017 में GST आया था बेटा। सर इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा, वो आपको बेटा सौरभ सर पढ़ाएंगे टैक्सेशन में, बट काफी ज्यादा फायदा हो गया था। और सबसे बड़ा फायदा जो था वो था ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पता है आपको ITC क्या होता है, नहीं पता। इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की एक चीज होती है बेटा, पहले GST से पहले सर पढ़ाएंगे आपको चैप्टर ITC के ऊपर, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इंटर में ITC कैलकुलेट करने का। सबसे पहले जब पहले टैक्सेस चलते थे ना, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की ना ये स्कीम नहीं मिलती थी, कुछ कुछ चीजों में मिल जाती थी, कुछ में नहीं मिलती थी। लेकिन GST जब से आया है तो एक बहुत बड़ा जितने भी सेगमेंट है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री वालों के लिए फायदा है ITC का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ITC क्या होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा केस बताता हूँ। बेटा मान लो मैं ये लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्दो मैंने ऐसा करा नहीं है, बट एक केस बता रहा हूँ, लोग करते हैं, और तो थोड़ा गलत, वैसे नहीं, मैं अगर करता मेरे तो सही रहता, मेरे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैं क्या बता दो कैसे, मैंने लैपटॉप परचेज करा, आप भी कर सकते हो वैसे। जब मैंने लैपटॉप परचेज करा, अब इस लैपटॉप का आपको क्या लगता है मेरे को क्या काम है, मूवी देखता हूँ मैं इसमें, गाने सुनता हूँ मैं इसमें, अबे वो हाँ के भाई टीवी में देखूंगा ना मूवी, तो घर मेन इसका सुबह से रात तक जो यूज है वो सिर्फ क्या है, पढ़ाना, मतलब सर्विसेज रेंडर करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल यूज तो नहीं, बिजनेस यूज है। जब मैं लैपटॉप लेने गया, बेटा ये लैपटॉप जो था ये था 96,000 का। अब इस लैपटॉप पे मैंने GST क्लेम किया, मान लो करा नहीं है, बट अगर मैं करता, उसके लिए GST नंबर होना चाहिए। तो मैं पता क्या बोलता सरकार को, सरकार देखो मैं आपके लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ा के, अब जब बच्चे मुझे सर्विस लेंगे, फीस देंगे, तो उसमें मैं GST कॉम्पोनेंट भी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो हम चार्ज नहीं करते क्योंकि हम GST में रजिस्टर नहीं है, बट जो रजिस्टर है वो क्या करेगा, मान लो 20,000 रुपए फीस है, उस पर 18% GST लगा, 20% 4,000 रुपए GST लग गया, तो मैंने आपसे वो GST कलेक्ट कर लिया। अभी GST में किसको दूंगा, गवर्नमेंट को। लेकिन इस सर्विस को देने के लिए मैंने लैपटॉप परचेज करा, इस पे मैंने GST पे करा होगा, तो मैं कहूंगा देखो यार मैंने ये सर्विस देने के लिए लैपटॉप परचेज करा जिसपे GST पे करा है मैंने, और इस सर्विस को देखिए मैंने आपके लिए GST कलेक्ट करा, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं ना, जो लैपटॉप पे मैंने GST पे करा है और जो GST मैंने कलेक्ट करा अपनी सर्विस से, क्या हम उसे सेट ऑफ नहीं कर लेते। मान लो मैंने पे करा 20,000 रुपए और मैंने कलेक्ट करा आपके लिए 50,000 रुपए, तो 20 तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया ना लैपटॉप परचेज करके, तो नेट में मुझे और कितना देना है, 30 देना। तो टेक्निकली जब मैंने लैपटॉप परचेज करा तो मुझे 20,000 का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि वो बर्डन मैं किस पे डालूंगा, स्टूडेंट्स पे, GST पे, क्योंकि आपके लिए परचेज करा। तो इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप ये कंपनसेट सेट ऑफ नहीं कर पाते थे, लेकिन GST के आने से ये सेट ऑफ पॉसिबल हो गया, समझ आया। तो GST का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट पहला आप याद रखना
सेकेंडरी सेक्टर में पहला इनिशिएटिव जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। इसका मोटिव ही था वन नेशन वन टैक्स। हाँ, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। जैसे मेरा पहले का जो एक ऑफिस फोन था वो मैंने जीएसटी पे लिया था, तो 13 था, आईफोन 13 था वो, तो वो ऑफिस पर्पस के लिए था। तो उसमें क्या हो गया था, जीएसटी मैंने रिवर्ट कराया था। मतलब फॉर एग्जाम्पल 55,000 का फोन था, 18% जीएसटी लगता है मोबाइल अप्लायंसेस और लैपटॉप्स में, तो आप 18% रिवर्ट ले लेते हो। आ जाता है जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना आपकी, उस टाइम नहीं आता, पे तो आपको पूरा करना पड़ेगा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे जीएसटी की तब आपको रिवर्ट मिल जाता। चलो, एंटायर कंट्री रिप्लेसिंग मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज, बेटा इसके आने से एक्साइज ड्यूटी हट गया था, वैट हट गया था, सर्विस टैक्स हट गया था, एक्सेट्रा। बट अभी भी है, अभी भी है एक्साइज और वैट लगता है, सिर्फ एक तुम्हारे फेवरेट शराब वाले प्रोडक्ट पे उन पे लगता है और पेट्रोल वगैरह पे लगता है, बाकी सब पे नहीं लगता। सेकंड बेटा, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या करा, बेटा रिड्यूस कर दिया क्या, टू डोमेस्टिक कंपनी। अरे भैया अब रिलायंस से इतना भारी प्रॉफिट कमाया 20,000 करोड़ का, उस पे 30% टैक्स लगाओ, 6,000 करोड़ तो टैक्स देना पड़ रहा है। कितना पिंच होगा आपको, 6,000 करोड़ टैक्स जा रहा है कंपनी का, कितना पिंच हो रहा है सोचो, हो रहा है ना। तो क्या ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में कोई कंपनी काम करना चाहेगी। तो टेक्निकली सेकेंडरी सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हमने कहा भाई देखो डोमेस्टिक कंपनी पे जो हम कॉर्पोरेट टैक्स से क्या करेंगे, रिड्यूस, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो इंडस्ट्री खोलने के लिए। गिविंग ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22% सब्जेक्ट टू कंडीशन नॉट अवेल, ठीक है। अगला, मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014 टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फोस्टर इनोवेशन, बिल्ड एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक इंडिया हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको पता है ना मेक इन इंडिया क्या था, इंपोर्ट नहीं करने, जो भी है भैया यहाँ बनाओ। टेस्ला को भी यही बोला है, इंपोर्ट नहीं करेंगे, खरीदना है बेचना है बिल्कुल बेचो, यहाँ बना के बेचो। अब बना रहे हो चाइना में, बेच रहे हो यहाँ पे, गलत बात। तो हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट होगा मेक इन इंडिया से, तो एक इनिशिएटिव। पहला इनिशिएटिव क्या था बेटा, जीएसटी कब आया था, जुलाई 2017। दूसरा इनिशिएटिव कौन सा था, रिडक्शन कर दिया कॉर्पोरेट टैक्सेस में ताकि इंडस्ट्री प्रमोट हो पाए। तीसरा इनिशिएटिव क्या किया, मेक इन इंडिया लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल। थर्ड initiative ease of doing business with key focus areas simplification of procedures, rationalization of legal provisions, digitization of government process and decentralization, sorry, decriminalization of minor टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स। सर मतलब बेटा अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करने बैठे, जैसे आपने बोला सर हम मान लो हम ना कोई इंडस्ट्री सेट करेंगे, फोन बनाएंगे, अब पहले क्या होता था, धक्के बाहर बाहर के आपको लाइसेंस लेने जाना पड़ता था फिजिकल फॉर्म में, एक यहाँ जाओ फिर वहां जाओ फिर वहां जाओ, वहां जाओ, चप्पल घिसवाएंगे आपकी। आपको पता है करप्शन कितनी होती थी पहले जब फिजिकल फॉर्म में होता था, मतलब आपकी फाइल बिल्कुल करेक्ट है फिर भी आपका जो लाइसेंस है वो इशू नहीं करेंगे जब तक आपने पैसे नहीं दिए। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने करप्शन को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस को सिंपल बनाया, एक लाइसेंसिंग करनी है जब कम कर दी, हटाई दी, जहां पर है वहां पे सिंपल प्रोसेस है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट पता है क्या है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। डिजिटलाइजेशन से आपको पता ही नहीं आपकी फाइल किसके पास जा रही है, उसको पता ही नहीं कि वो कौन बंदा है, कोई कोई पर्सनल टच नहीं हो रहा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो रहा है लैपटॉप पे। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, पेमेंट करनी है, सब कुछ करना है, जीएसटी का नंबर लेना है, ऑनलाइन जाना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, सब कुछ हो जाता है। पहले क्या होता था, जब आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, लोग कहेंगे भाई पैसा दो तब हम लाइसेंस इशू करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये एक इनिशिएटिव लिया। अंडरलाइन करना बेटा इसको, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक 63rd है इन वर्ल्ड बैंक एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बेटा डीबीआर, डीबीआर अंडरलाइन करना, डीबीआर क्या होता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट इशू करता है कि कंट्री में ना बिजनेस करना कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है, ठीक है। तो इंडिया इस रैंक में क्या आता है, जो फर्स्ट रैंक पे है, मतलब वहां पे सबसे इजी है बिजनेस करना। वो सेकेंडरी बहुत प्रमोट करता है सेकेंडरी सेक्टर को,
और इंडिया पूरे वर्ल्ड में किस रैंक पे? 63 रैंक पे। एंड 2020 एज अगेंस्ट, और 2019 में किस रैंक पे था? 77। तो इंडिया में आप देखो ना, एक साल में इंडिया ने काफी रिस्ट्रिक्शन को कम करा, तभी तो डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है में 77 से कहां पर आए? 64 पे, 63rd पे, सॉरी। अच्छा है बेटा, अच्छा है। आप मतलब प्रमोट करो, डिपेंड करता है ना क्या किसके लिए अच्छा है। सब कुछ फ्री नहीं कर सकते ना, अदरवाइज तो आर्म्स वार्म्स भी है, शायद होगा नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब में ना बहुत फ्रीडम होता है, टैक्सेस भी नहीं होते, फ्रीडम होता है, तो ये सब कंट्री जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट आओ, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, one stop shop for investor related approval and service in the country and aim to provide continuous facilitation and support to investors। तो ये नेशनल सिस्टम विंडो इन्वेस्टर्स के लिए बनी थी। एक ही जगह एक विंडो है, ऑनलाइन होती है, एक विंडो है, आपको जो भी करना है एक ही साइट पे जाके कर सकते हो, काम की नहीं छोड़ दो। अभी कोई प्लान आ गया, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू फैसिलिटेट डेटा बेस्ड डिसीजन रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर देयरबाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बस आप इतना याद रखो, बस प्लान का नाम याद रखना, डेट वगैरह नहीं याद रखने की जरूरत। नेक्स्ट, एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुआ था सितंबर 2022 में, एम था टू लोअर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड मेक इट पार विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को रिड्यूस करना इसका टारगेट था। नेक्स्ट आओ, कीपिंग इन व्यू इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग आत्मनिर्भर, उसके लिए क्या आया? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये पता क्या थी, सिंपल टर्म में बताओ आपको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब पता क्या थी? जो अच्छे आइटम्स होते हैं ना, अच्छे मतलब मेरिट गुड्स, उनकी प्रोडक्शन आप ज्यादा करोगे तो सरकार आपको सब्सिडी ज्यादा देगी। देखो ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब बेनिफिट, और ये बेनिफिट किससे लिंक्ड है? प्रोडक्शन से। तो जैसे अगर आप इन गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपका इंसेंटिव क्या बनेगा? ज्यादा। कम प्रोडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? कम। तो लोग इसके लिए इंकरेज होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो ये स्कीम आई थी। आगे बढ़ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल रीजन एरिया, ये भी कुछ है। फेम इंडिया स्कीम, स्कीम के बस नाम याद रखना बेटा, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये रिसेंट वाली है, ये भी इंडस्ट्री सेक्टर में था। उद्यमी भारती, ये भी एक स्कीम है। एम्स टू एम्पावरमेंट, ये क्या करता है? एम्पावरमेंट करता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी बेटा आपको, बहुत सारे प्लान है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्लान के बारे में तो ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये याद रखना है कि कौन से प्राइमरी से रिलेटेड है, कौन से सेकेंडरी से, कौन से टर्शरी से, लिस्ट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे रीड करने पे आओगे ना, ये वाले पॉइंट आपको नहीं याद रहेगा। पीएम मित्रा, अब ये क्या है? पीएम मित्रा क्या थी? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अप्रियल, तो ये समथिंग रिलेटेड टू कपड़ा थी, टेक्सटाइल मतलब कपड़े से रिलेटेड कोई वो थी। टू एंश्योर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड अट्रैक्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड बूस्ट एफडीआई लोकल इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड काम होगा था सारा। कितना बचा है भाई? बेटा हम ओपन अप हुए थे किसके लिए? मतलब मैं एफडीआई वगैरह प्रमोट करवाने के। 100% एफडीआई, लास्ट क्लास मैंने एफडीआई बता दिया था ना, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें फॉरेनर्स पैसा लगाते हैं और उन्हें ओनरशिप कंट्रोल प्रॉफिट सब मिलता है। एफआईआई में ओनरशिप कंट्रोल नहीं मिलता, सिर्फ आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, परमिटेड इन सेल ऑफ कोल, कोल माइनिंग एक्टिविटीज, इन सब में। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अबॉलिश कर दिया बेटा मई 17 में। जब एफडीआई लगा दे रहा तो एक बोर्ड था जो सारे रेगुलेशन चेक करता था, रिस्ट्रिक्शन लगाता था। कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी ना तो पहले इससे परमिशन लेनी पड़ती थी। इस बोर्ड को क्या कर दिया? अबॉलिश, हटा दिया कि बोर्ड ही नहीं है। एंड अ न्यू रिजीम नेमली फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये आ गया बेटा।
मतलब FIPB को हटा के हम FIF को ले आए। बेटा क्या भाग, कोई वर्ड है क्या, पता नहीं। अच्छा, और इसके अंदर FIF जो था उसने क्या करा बेटा, ग्रांटिंग FDI अप्रूवल्स, ग्रांटिंग FDI अप्रूवल्स हैज बीन सिंप्लीफाइड। तो जो पहले FDI अप्रूवल कॉम्प्लिकेटेड था उसे सिंप्लीफाई करा। FDI से एक्सचेंज से FDI इंक्रीज हो गया 39% से। तो याद रखना बेटा, पेपर में कैसा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल FIF, इसका प्रीडिसेसर बॉडी कौन था, कौन था, FIPB, और या फिर FIPB का सक्सेसर बॉडी कौन है, FIF। दोनों तरीके से याद रखना। फिर बेटा काफी सारी ड्यूटीज, टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, कम कर दिया, ताकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो पाए। नेक्स्ट हमने इनिशिएटिव ली किस पे, इनोवेशन पे। नेक्स्ट ये रिपीट हुआ है क्या, ये NLP ऊपर आया था क्या, लॉजिस्टिक पॉलिसी कुछ आया तो था यार, अरे आया था भाई, पढ़ लिया, 2 बार गलती से रिपीट हो गया सर। हाँ वहां पे कॉस्ट के रिलेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे बस थोड़ा बोल दिया कि ये फ्रेमवर्क था लॉजिस्टिक सेक्टर का, और हमने तो ऊपर पढ़ लिया था ना, इसमें लॉजिस्टिक की कॉस्ट को रिड्यूस करना था। बेटा अगेन स्टार्टअप पे भी हमने फैसिलिटेटर फॉर आइडियाज इनोवेशन इन द कंट्री, इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हैज इंप्रूव 81st to 40, 81st से 40 रैंक हो गई। अब इंडिया बहुत ज्यादा प्रमोट करा स्टार्टअप को, तो रैंक हमारी इंप्रूव हुई। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बकवास छोड़ दो, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये क्या होगा, ये लोन वगैरह देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। फुल्ली गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू मॉनिटर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी स्टैब्लिश हुआ। तो ये सारे बेटा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए थे। कितने पॉइंट्स है टोटल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 पॉइंट्स है। ठीक है, स्टिकी नोट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ याद नहीं होंगे, इसको करना पड़ेगा याद भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब लास्ट बेटा चैलेंजेस बचे, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, फटाफट देखो। हर उसमें आप देखो यही चल रहा था, प्राइमरी में पहले गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखे, फिर हमने देखे थे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी प्राइमरी में, फिर हमने इंडस्ट्री में भी इसके इनिशिएटिव देखे गवर्नमेंट ने क्या करा। अब यहाँ पे आ गया कि गवर्नमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पे। तो पहले इसको देखते कुछ है क्या इसमें। इंडिया इज गियरिंग अप फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्री में चौथा रेवोल्यूशन लाने की तैयारी में, इन विच मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको पता बेटा AI वगैरह आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपने आप काम कर रहे हैं, तो इंडिया जो है ना अब इंडस्ट्री में AI को घुसेड़ेगा। तो अपनी 4th स्टेज में वो AI ऐसी चीजों को यूज करने वाला है जिससे हो सकता है कि ड्रास्टिक लेवल से प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जब सारा काम सॉफ्टवेयर और AI करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम होगी। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी विच एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GDP टू 25% बाय 2025 इज टू स्टेप इन दिस डायरेक्शन। बकवास है। इंडिया इज इन, बेटा अंडरलाइन करना, इंडिया एक अट्रैक्टिव हब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हर एक कंट्री, ऐसी कोई भी कंट्री है जो अब इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग फेज में है। अब अमेरिका चाइना में इन्वेस्टमेंट कोई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैच्योरिटी फेज में आ गए हैं, जितना बड़ा बनना था बन चुके हैं। अब अगर वहां इन्वेस्ट करोगे रिटर्न स्टेबल मिलेंगे, बहुत 5-6%। जो डेवलपिंग होता है ना नेशन, उसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होते हैं 100 टाइम्स, 200 टाइम्स। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर है स्टार्टअप्स में क्यों लगाते हैं। अब अगर आज मैं HDFC बैंक में पैसा लगाऊंगा तो मुझे पता है भाई स्टेबल रहेगा, 1400 है, 1500 चल जाएगा, 1600 1700 चल जाएगा। ऑन दी अदर अगर मैं कोई ऐसा बैंक है जो IDFC फर्स्ट बैंक है, अभी भी नया खुला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मर्जर हुआ उसका, 70-80 रुपए का शेयर है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। अब अगर वो बढ़ेगा ना भाई 70 रुपए से 1000 रुपए, तब मजा आएगा। HDFC कभी 1400 से
14,000 हो ही नहीं सकता 10 टाइम्स, लेकिन ये 70 से 700 हो सकता है आराम से, क्योंकि ग्रोइंग फेज में। तो हर कंपनी में पैसा तभी लगाना चाहते हैं जब वो ग्रोइंग फेज पे, मैच्योरिटी फेज पे ज्यादा इन्वेस्टर पैसा लगाते नहीं, समझ गया। तो इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव हब है इस इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स FDI इक्विटी फ्लोज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन प्रोग्रेसिवली राइजिंग। तो भैया हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया continues to open up its sector to global investors by raising FDI limits and removing regulation। तो इंडिया भी खुश है, इंडिया भी FDI लिमिट को बढ़ा रहा है और जो रेगुलेशन है उन्हें कम कर रहा है। इंप्रूविंग द बिजनेस एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू, फिर DPIIT आ गया, इंडिया ने रिसीव करा है फ्लो ऑफ दिस। आपको नोट नहीं करना बेटा, मार्क मत करना, याद नहीं रहेगा। अच्छा यहां पर आओ जी, लास्ट बेटा लास्ट, बस 6-7 पॉइंट बचे, ठीक है। इसके 2 स्टिकी नोट निकलेंगे। पहला स्टिकी नोट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर ओ सेकेंडरी सेक्टर, और दूसरा स्टिकी नोट किसका लगेगा, चैलेंजेस का। तो टोटल 5 स्टिकी नोट आज के लिए, 3 प्राइमरी के और 2 इसके। प्राइमरी के 3 कौन से थे, पहला डेटा जिसमें रैंक वैंक थी, दूसरा गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स थे, और तीसरा क्या क्या चैलेंजेस थे प्राइमरी के। और यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इन सेकेंडरी सेक्टर, गवर्नमेंट के चैलेंजेस इन सेकेंडरी सेक्टर, 5 स्टिकी नोट्स। आ जाओ भाई चैलेंजेस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। पहला बेटा अगेन वही रिपीट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है बेटा, शॉर्टेज है। प्राइमरी में भी थी ना, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी है। एंड मैन पावर कॉन्सिक्वेंट रिड्यूस फैक्टर प्रोडक्टिविटी। भैया हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आज भी इंडिया काफी ज्यादा रिलायंट है इस पे, हम काफी चीजें सेल्फ, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑयल। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ऑयल बहुत क्रूशियल है, ऑयल चलेगा तभी तो सब कुछ चल पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। अब इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इतना मेजर एलिमेंट, तो हम इंपोर्ट्स पे थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट है, एक ड्रॉबैक बन जाता है। ऊपर से एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है भाई, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। MSME सेक्टर है, MSME क्या होता है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री is relatively less favorably placed in terms of credit availability। MSME जो है वो क्या है बेटा, less favorably placed in terms of credit availability। next, industrial location established without references to cost effective points tends to experience unsustainable cost structure। इसमें अंडरलाइन करना, अनसस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लॉसेज है, इनएफिशिएंसीज है, लोअर प्रोडक्टिविटी है, अनसस्टेनेबल रिटर्न्स है, पंगे है काफी। क्या बेटा, ये बेटा इसमें इसका मतलब होता है रिटर्न्स को निकालना, खींचना, फ्लो मतलब होता है लेना। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकालना, रिटर्न्स निकालना, या सस्टेनेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट बेटा, लॉस ऑफ मैन पावर आवर्स, लोग ढंग से काम नहीं करते इंडस्ट्री में, ब्रेक लेते रहते हैं बार बार, तो लॉस होता है उसका। लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, स्लोइंग एक्सटर्नल डिमांड, और इम्पोजिशन ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर्स बाय अदर कंट्रीज। मतलब हमारा कंपटीशन फॉरेन में नहीं हो रहा ज्यादा, हमारी फॉरेन में डिमांड इतनी नहीं हो रही, हमारी फॉरेन में ना टर्शरी सेक्टर की डिमांड है, हमारी गुड्स की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन इंडिया में बाहर के गुड्स की बहुत डिमांड है। तो ये एक पंगा है। ग्लोबली चेन डिस्ट्रीब्यूटर एंड अनसर्टेनिटीज है बहुत ज्यादा। इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल स्लो डाउन, आपको पता है अभी करंटली बाकी कंट्रीज में रिसेशन आ रहा है, उसकी वजह से इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर प्रॉब्लम चल रहा है। एग्रेसिव टाइटनिंग, हमारी जो बेटा मॉनेटरी पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा टाइटन है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। फ्यूल वाला प्रॉब्लम आ गया, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस पर हम डिपेंडेंट है। और माउंटिंग प्रेजेंस ऑफ, आज भी इंडिया में ज्यादातर काम कैसे हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है
आपको बस एक बार नजर मारनी है, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी है नहीं, बस आप लिस्ट बना लेना बेसिक प्रॉब्लम्स की और इसको एक बार रीड करना। देखो चैप्टर ना रीडिंग मटेरियल ज्यादा है, स्पेशली सेकंड फेज तो पूरा ही रीडिंग मटेरियल है। फर्स्ट फेज में अगर आप देखो मैंने नोट्स भी बनाए थे साथ साथ इसके, बट सेकंड फेज तो पूरा ही का पूरा रिलेटेड टू क्या है, रीडिंग। भाई रीडिंग करनी पड़ेगी, देर इज नो अदर ऑप्शन। मुझे पता है देखने में आपको बोरिंग लग रहा है कि सर ये क्या कंटेंट है, इसको कैसे पढ़ेंगे, बट करना पड़ेगा भाई। 10 नंबर का है और इसमें कोई भसड़ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुमने पढ़ा है और तुम्हारा क्वेश्चन गलत चला जाए। नेशनल इनकम में तो हो सकता है आप न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर दो, कॉस्ट डिमांड सप्लाई में न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर दो, यहाँ पे वो मिस्टेक नहीं होगी। सीधा पूछेगा भाई कितना परसेंट जो है वो इस पे डिपेंडेंट है, 47% याद है तो सीधा टिक होगा आंसर, पंगे थोड़ी है कोई। ठीक है, इसके क्वेश्चन कितने एक बार बताना मुझे, कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है। अबे यार स्कैनर से करना पड़ेगा भाई। याद है फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन, फर्स्ट वेव लिखा, फर्स्ट वेव ध्यान से पढ़ना, 1980s 1991 में आया था फर्स्ट वेव। आप बस मैं बोल रहा हूँ नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ना, मैंने यही लिखवाया था, अंडरलाइन करवाया था। देखो लिबरलाइजेशन में जब आप जाओगे बस यही क्वेश्चन में ना यही पंगे है, बीच बीच में से आएगा, छोटे छोटे वर्ड्स में मजे लेगा। जब आप नोट्स में जाओगे वो सब नोट्स में मिलेगा आपको, जब आप लिबरलाइजेशन वाले फेज में जाओगे। कहाँ पे मिला? ये तो दूसरा है ना, हाँ इस वाले पैराग्राफ में होगा भाई। मुझे याद है लाइन, मुझे एग्जैक्टली याद थी ये वाली। अब एक बार पढ़ लेना, लिखा होगा पक्का, मुझे याद है, अच्छे से याद था। तो कितने, 13 क्वेश्चन है इसमें, 18 क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लेना भाई। अभी कितना, एक मिनट रुक जाओ, देख भी लेते हैं कुछ कुछ। बेटा वहां लिबरलाइजेशन आया नहीं, ये नहीं बोला, तो 99 में था, फर्स्ट वेव बोली थी, मतलब इनिशियली इनिशिएट कब हुआ था गवर्नमेंट का, तो वो 80s में हुआ था। इंडियन इंडस्ट्री सेग्रेटेड अंडर द कॉलोनियल, बेटा कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिश रूल में इंडिया की इंडस्ट्री सेग्रेट हुई थी। क्यों हुई थी, इसके रीजन क्या थे? पहला रीजन था डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी, मैं बता रहा हूँ वहीं लिखवाया था मैंने, डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी सबसे बड़ा रीजन था कॉलोनियल रूल में। जमींदारी सिस्टम था, बहुत सारी चीजें थी। एक बार देख लेते हैं, इंडिया वर कीप ऑन बिल्डिंग ह्यूज स्ट्रक्चर। बेटा इंडिया उस टाइम में बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहा था। डिटरॉइटेशन कॉज्ड बाय हाई प्राइसेस ऑफ इनपुट, द इंडियन कुड नॉट compete with import from cheap machine made products। वो मशीन मेड प्रोडक्ट थे, सस्ते थे, जल्दी बन रहे थे, तो उसका, ये तो 80s है। सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय historical pattern of prominence of sector of agriculture industry service, historical pattern of all of prominent sector of industry service and agriculture, unique experience of sequence of agriculture service। चेक करना डी है क्या, सी आंसर। इसको रोकना है मिनट, अभी मत करना है इसको, चेक करना है इसको। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, बेटा ऊपर याद करो MIS, MIS स्कीम लिखवाई थी, ठीक है, तो वहां जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर MIS करके एक स्कीम थी। सेकेंडरी में होगी या प्राइमरी होगी देखना, सेकेंडरी या प्राइमरी में MIS करके स्कीम थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको ना मैंने पहले बताया पढ़ना पड़ेगा इसमें यार, थोड़े इसमें पंगे है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय remission of duties and taxes of export products, RODTEP, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, remission of duties and taxes exports। ईयर भी दे रखा है, ओहो हो, RODEP तो है लेकिन ईयर कौन सा है, 21 है पक्का। ईयर एक बार चेक कर लेना, आंसर तो ये है लेकिन मुझे पता नहीं है 2021 है 19 लिखा।
आ गया बेटा। ये क्या करता था, प्रमोशन इम्प्लीमेंटेशन में करता था, और इसके बाद हमने FIF लाए थे, है ना। ईयर फिर से मुझे याद नहीं है, देख लेना, शायद दिया भी नहीं था ईयर। फेम इंडिया स्कीम, ऊपर वाली जो फेम इंडिया थी, ठीक है, वो देख लेना। मैंने पहले बताया शॉर्ट फॉर्म में आएगी, पंगा यही है, अगर लॉन्ग फॉर्म आ गई ना तो आप गेस कर लोगे तुरंत ही, बट प्रॉब्लम ये शॉर्ट फॉर्म में आएगी। अब फेम इंडिया हमने पढ़ी थी, अभी आज ही पढ़ी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, या तो इंडस्ट्री में पढ़ी है, सेकेंडरी में। ये तो 2021 वाला आ गया। हाँ, ये आ गया, फेम इंडिया आ गया। क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईडी इलेक्ट्रॉनिक आ गया। अब फुल फॉर्म देंगे ही ना वो, अगर दे दी तो आप 1 मिनट में समझाओगे, तभी वो देंगे ही शॉर्ट फॉर्म, मैं बता रहा हूँ आपको, फुल फॉर्म नहीं देंगे वो। तो आपको यहाँ पे पता लग गया इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, वो ऑप्शन देख लो। इनहैंस फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2000, अरे 63, 77 तो पहले था ना, फिर क्या हो गया था, 77 से 63 हो गया था। ई नाम याद है, पैन कार्ड होता था, पैन होता था, इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड गिवन इन द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ओ नो 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 नो, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्जीक्यूटिंग APSA मंडी। बेटा BNC भी हो सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड, चेक करना, डी दे रखा है क्या, मुझे तो BNC दोनों लग रहे हैं, डी है ना, हाँ। बेटा ये भी क्या है, ये एक क्या करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मतलब सारी मार्केट ना एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए, तो वो एक ही तो कार्ड था ना जिससे सारे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। हाँ, तो BNC दोनों है। नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन सा नहीं था, रिमूविंग लाइसेंस, ये तो था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये भी था, लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर, ओहो, देखो मैंने भी जल्दीबाजी में कर दिया, ये तो था, लाइसेंस रिड्यूस हुआ था, लेकिन ऑल कहाँ हुआ था, वर्ड है रिमूव, लाइसेंस तो रिड्यूस हुआ था ना, 5 सेक्टर में तो अभी भी लेना पड़ता था। देख लेना यार, इजी है, हो जाएंगे, बस पॉइंट है पढ़ना पड़ेगा। प्लीज वो प्लान्स को ना ढंग से याद करना, क्वेश्चन बनेंगे 10 क्वेश्चन, प्लान्स को याद रखना, प्रीडिसेसर सक्सेसर प्लान याद रखना, और डेट वेट थोड़ा देख लेना, बस बाकी तो कुछ नहीं। अगली क्लास मिलते हैं बेटा स्टिकी नोट के साथ, सारे स्टिकी नोट बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर मनी एंड बैंकिंग, जो भी चैप्टर, नोट्स बनेंगे मैम उसके, मनी एंड बैंकिंग बुक में मांगने के बाद नोट्स बनेंगे, नहीं नहीं, नोट्स कैसे वाले नोट्स बनेंगे उसके, पब्लिक फाइनेंस वाले नोट्स हैंड रिटन बनेंगे, लेकिन नोट्स हम लिखे होंगे, आप बस देख लेना, मैं या तो पहले या बाद में भेज दूंगा, जैसे भी करेंगे बाद में भेज लेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद लिखोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो बेटर रहता है, थोड़ा पहले भेजना सही नहीं रहता मुझे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। मनी इन बैंकिंग कोशिश करेंगे 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, कल क्लास हुई तो बता दूंगा, कल क्लास हुई तो बता दूंगा, तुम्हारी कौन सी क्लास है, नहीं नहीं, मतलब नोट्स होंगे लिखे हुए, बट यहीं पे होंगे, जैसे पब्लिक फाइनेंस मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। कौन सी क्लास है कल, मैथ्स की, चलो ठीक है, मैं इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, हेलो।